नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने घोषणा कर दी है कि मैं किसी भी कीमत पे यहां पर सीए एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी। यहां तक कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि मुझे चाहे जान भी क्यों ना देनी पड़ जाए, मैं सीए यहां लागू नहीं होने दूंगी। असल में ममता बनर्जी को लगता है कि उनका जो पश्चिम बंगाल में आधार है वो ज्यादातर लोग वो हैं जो एक तुष्टीकरण के कारण वो कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या हैं। उनको लगता है कि उनको खुश करने के लिए उसको ऐसा बयान देना जरूरी है जिनकी संख्या लगभग 5 करोड़ तो सरकारी आंकड़े बताते हैं और ये 2011 में है। एक अनुमान के अनुसार आज की डेट में पश्चिम बंगाल के अंदर यह संख्या 7 करोड़ से ऊपर है और यही ममता बनर्जी का एक बड़ा वोट बैंक है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के वोट बैंक में शाहजहां शेख जैसे लोग हैं जो एक पूरा ग्रोह चलाते हैं, टोलाबाजी कटमनी चलाते हैं, अवैध धंधे करते हैं, जमीनों पर कब्जे करते हैं और इसलिए ममता बनर्जी को हिंदुओं की वोट की चिंता नहीं है। उनको लगता है कि किसी भी तरह से मैं उस कम्युनिटी का वोट हासिल करूं जो शाहजहां शेख की कम्युनिटी है और इसीलिए वो पूरा फोकस उसी कम्युनिटी को खुश करने में लगा देती हैं। आलम यह है कि ईद के दिन उन्होंने कोलकाता में एक रोड शो निकाला और रोड शो बीच में रोककर वो पढ़ने तक चली गई, यानी उनके यहां शामिल हुई, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि वीडियो में पढ़ती तो नहीं दिखाई दी है, लेकिन लोगों ने कहा कि वो में शामिल हुई और उनके कार्यक्रम में शामिल हुई। यह दिखाई दे रहा है कि यह है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण के कारण केवल ममता बनर्जी इस तरह का बयान दे रही है। जब देश का एक कानून बन गया, संसद में वो पास हो गया, राष्ट्रपति जी ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, तो कोई कारण नहीं है कि वो पश्चिम बंगाल में लागू ना हो, पूरे देश में लागू होगा और ममता बनर्जी की कोई ताकत नहीं है कि उसको पश्चिम बंगाल में लागू होने से रोक पाए। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि ममता बनर्जी अभी एनआरसी और सीए में उलझी हुई है। इधर मोदी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है और एक नया कानून अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हरियाणा में वो लागू कर दिया गया है जिसका नाम है पीपीपी। ये जो पीपीपी नाम का एक वेरिफिकेशन देश में पूरा लागू होने वाला है। ये 24 का चुनाव होने दीजिए, मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे और उसके बाद ये ममता बनर्जी देखती रह जाएगी और ये पूरे देश में पीपीपी लागू हो जाएगा। और मैं बताऊंगा आपको ये पीपीपी क्या है। आप जब पीपीपी के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो सीए और एनआरसी का भी बाप निकला है। मोदी का मास्टर स्ट्रोक इसको कहा जाएगा। अभी लोगों को इसलिए नहीं बताया गया, अभी चुनाव है और इस चुनाव में कोई माहौल खराब कर पाए ममता बनर्जी सरीखा। जो ममता बनर्जी का बयान है कि चाहे मुझे जान भी क्यों ना देनी पड़ जाए, इससे दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी ये चाह रही है कि चुनाव के पहले ही पश्चिम बंगाल में दंगे फसाद हो जाएं, लोग सड़कों पे आ जाएं और मोदी के विरुद्ध ये वोट उनको मिल जाए। पूरे देश में इंडिया अलायंस जो है, उस इंडिया अलायंस की कोशिश क्या है। इंडिया अलायंस का अगर आप कांग्रेस का घोषणा पत्र देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जिसको मोदी जी ने यह कहा था कि ये जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है ये कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखाई देता है। मोदी जी के इस बयान के बाद उनको घेरने की कोशिश हुई, चुनाव आयोग तक में शिकायत करने पहुंच गए। लेकिन ऐसा क्यों कहा मोदी जी ने? मोदी जी ने इसलिए कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र यदि आप देखेंगे तो वो उन चीजों को वापस से हटाने की बात कर रहे हैं जो मोदी जी ने लागू की थी। महिलाओं के लिए 3 तलाक लेकर आए, वो कह रहे हैं कि साहब हम आए तो हम इसको हटा देंगे। वक्फ बोर्ड एक्ट जिसकी खत्म करने की मांग, हटाने की मांग लंबे अरसे से चल रही है, कांग्रेस कहती है कि जी हम सत्ता में आए तो हम इसको वापस से लागू करेंगे, यानी हटाएंगे नहीं और उसके लिए कानून में संशोधन भी कर देंगे। यह हालात इन विपक्षी पार्टियों की आज हो गई कि मोदी को हराने के लिए किसी भी हद तक ये नीचे गिर सकते हैं, वोट बैंक जुटाने के लिए कहीं भी दंगा फसाद करा सकते हैं। और इसी बीच में खबर आ चुकी है कि राहुल गांधी एक बार फिर गायब हो गए हैं, चुनाव प्रचार बीच में छोड़ के। आप सोचिए, चुनाव सर पर है और राहुल गांधी विदेश यात्रा पर चले गए हैं। राहुल गांधी विदेश में जाए और इस देश में दंगे ना हो, ऐसा होता नहीं है। कोई ना कोई फसाद जरूर पैदा होता है और ये मैं पहले भी कहता हूं कि क्या ये एक संयोग है कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा होती है और भारत में कुछ बवाल हो जाता है, या कोई ये प्रयोग है? ये तो आप लोग बताएंगे कि ये संयोग है या प्रयोग, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन अब ये अंदेशा हो रहा है कि जब ये चुनाव सर पर हैं और पूरा इंडिया अलायंस
कांग्रेस टीएमसी अब ये देख रही है कि मोदी जी का 400 पार का आंकड़ा वो पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है। देश के किसी भी कोने में मोदी जी का कार्यक्रम हो, जनता के अंदर भारी जोश दिखाई दे रहा है। साउथ में जहां यह कहा जा रहा था बीजेपी का आधार नहीं है, वहां भी भारी बढ़त दिखाई दे रही है। तो यह विपक्षी पार्टी इस तरह बौखला गई कि अब यह दंगे फसाद की भाषा बोलने लगी है। ममता बनर्जी का यह बयान, ममता बनर्जी की यह भाषा कि चाहे मेरी जान चली जाए मैं सीए लागू नहीं होने दूंगी, ममता बनर्जी इस कोशिश में है कि कहीं ना कहीं वो धार्मिक भावना भड़काकर लोगों को सड़कों पे ले आए और दंगा फसाद करा दे। अब इसकी संभावना कम दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी रामनवमी को लेकर पहले ही बयान दे चुकी है। उससे लग रहा था कि रामनवमी पे जरूर कोई ना कोई ये जो घुसपैठिए हैं ये पश्चिम बंगाल में दंगा फसाद कर सकते हैं। ममता बनर्जी ने आशंका जताई कि साहब 19 अप्रैल को चुनाव है, 17 अप्रैल को रामनवमी है, ये बवाल करेंगे, बीजेपी वाले दंगा करेंगे। ये पुराना ट्रेंड कांग्रेस टीएमसी का, वामपंथियों का है कि गड़बड़ी करते हैं खुद, दंगा फसाद करते हैं खुद, घुसपैठियों के पक्ष में खड़े होते हैं खुद, और जब दंगा फसाद हो जाए तो उसका दोष आरएसएस पे मढ़ दो, विश्व हिंदू परिषद पे मढ़ दो, बजरंग दल पे मढ़ दो और बीजेपी पे मढ़ दो। बड़ा आसान है। ममता बनर्जी को अगर पहले से पता है कि बीजेपी वाले दंगा कराएंगे, तो मैंने पहले भी सवाल उठाया था कि उनकी तो सरकार है, शासन प्रशासन अब चुनाव आयोग के हाथ में है, लेकिन ममता बनर्जी के पास अगर ऐसे सबूत हैं तो मीडिया में दें कि भाई मेरे पास ये सबूत है, बीजेपी वाले दंगा कराने वाले हैं, चुनाव आयोग को कंप्लेंट करें। लेकिन उनके पास कोई सबूत है नहीं, बस उनको माहौल खराब करना है। तो मैं जिक्र कर रहा था ममता बनर्जी की इस धमकी का बीजेपी कैसे तोड़ निकालेगी, ये मोदी जी ने करके दिखा दिया है। पीपीपी क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं। और पीपीपी जो है हरियाणा में लागू है। ये 2020 में हरियाणा सरकार लाई थी, मनोहर लाल खट्टर की सरकार इसको लाई थी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। हरियाणा में ये लागू है और इसमें लागू होने के बाद अभी तक 64 लाख परिवारों को जोड़ा जा चुका है। कांग्रेस की बौखलाहट इसमें हमें दिखाई दी। कांग्रेस इसको लेकर हाई कोर्ट पहुंच गई, हाई कोर्ट से इसे स्टे लगाने की बात की कि साहब इसको रोका जाए। हरियाणा सरकार ने कोर्ट में बता दिया कि साहब हमने तो 64 लाख लोग इसमें जोड़ दिए हैं और हमारी भावना क्या है कि कोई भी हरियाणा का व्यक्ति जो कि अंतिम पायदान पर है, अंत्योदय कार्यक्रम के तहत उसको सरकारी लाभ मिले, कोई उस लाभ से वंचित ना रह जाए। इसलिए हम ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और इससे लोगों को फायदा पहुंच रहा है। इसके बाद कोर्ट ने इस पर सहमति जताई। लेकिन अब पीपीपी मॉडल के बाद, इस पहचान पत्र के बाद, जिसका पूरा नाम आपको बता रहा हूं, हरियाणा परिवार पहचान पत्र पीपीपी, इसके तहत किया क्या गया है? इसके तहत किया यह गया है कि हरियाणा में और अब तो देश में कहीं भी आप कार खरीदने जाओ, मोटरसाइकिल खरीदने जाओ, तो आपसे आपका आधार कार्ड अटैच किया जाता है, आधार कार्ड मांगा जाता है। बैंक खाता खोलेंगे वहां भी आपका आधार कार्ड है। सरकारी सुविधा यदि आप ले रहे हैं, आपको मकान के लिए फॉर्म भरना है कि मुझे भी प्रधानमंत्री आवास योजना में मुफ्त का मकान मिल जाए, तो आपके फॉर्म में आपको आधार कार्ड अटैच करना पड़ेगा, बैंक की डिटेल भी डालनी पड़ेगी। अगर आपको उज्ज्वला गैस चाहिए, उसके लिए फॉर्म भरना है। अगर आपको 5 लाख तक का सरकारी आयुष्मान बीमा कार्ड चाहिए, उसके लिए भी, यानी सरकार की हर योजना प्राप्त करने के लिए आपको अपना आधार कार्ड लगाना पड़ता है। यह आधार कार्ड जो है यह बैंकों से अटैच है। गैस की सब्सिडी ले रहे हैं तो यह अटैच है। और इसके कारण यदि मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल खरीदता है, अब कार खरीद रहा है, उसको भी यह आधार देना पड़ता है। अब यह जब अटैच होगा तो आप मोटरसाइकिल से, कार से यदि कहीं मूव कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या वाहन है, यह पूरा डाटा आपके आधार में आ जाएगा। अब कोई फर्जीवाड़ा करके कोई सरकारी सुविधा नहीं ले सकता कि अपने आप को गरीब बता दे और वो घूम रहा है एसी गाड़ी में, वो घूम रहा है कहीं बड़ी गाड़ी में और वो अपने को गरीब बताकर राशन की लाइन में खड़ा होकर राशन ले रहा है। ऐसे कई दृश्य पहले देखने को आए। मोदी सरकार जब से आई उसके बाद से ऐसे 3 करोड़ लोगों के फर्जीवाड़े को खत्म कर दिया गया, जो इसी तरह गरीब बने हुए थे, फर्जी राशन कार्ड बनाए हुए थे, घूमते थे बड़ी बड़ी गाड़ियों में, एसी में रहते थे और वो राशन लेकर के उसको बाजार में बेच रहे थे। यह सबसे बड़ा घोटाला पश्चिम बंगाल में दिखाई दिया था। पश्चिम बंगाल में राशन का घोटाला हुआ। ममता बनर्जी का एक मंत्री उसमें जेल में है और कई अधिकारी जो है टीएमसी के, उनके ऊपर यह गाज गिर रही है। ममता बनर्जी की बौखलाहट इसी से है कि ये जो सीए है, ये जो एनआरसी है, उनके जो चहेते लोग हैं रोहिंग्या और घुसपैठिए, उनको फिर सरकारी सुविधा ममता बनर्जी नहीं दे पाएगी। और आपको यह भी जानकारी मैं दे रहा हूं
कि ममता बनर्जी के इसी रोहिंग्या और बांग्लादेशी प्रेम के कारण ममता बनर्जी ने जो डिजिटल राशन कार्ड लेने की योजना है केंद्र की, जब उसको डिजिटल किया गया और यह तय हुआ कि जो भी सरकारी फ्री में राशन ले रहा है उसको अपना बायोमेट्रिक पहचान बतानी पड़ेगी, यानी उंगली या अंगूठे का निशान लगाना पड़ेगा, तभी उसको राशन मिलेगा। ममता बनर्जी वो मुख्यमंत्री है जिसने अपने राज्य में सबसे अंत में इस योजना को लागू होने दिया। पूरी कोशिश की गई यह योजना लागू ना हो। आप पुरानी खबर उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इससे पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की भी इसमें सहभागिता थी। घोटाला चल रहा था, उनके मंत्री घोटाला कर रहे थे, उनके कार्यकर्ता घोटाला कर रहे थे, और खुले तौर पर पश्चिम बंगाल में यह हो रहा था कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या वो सरकारी आपके और मेरे टैक्स के पैसे से राशन ले रहे थे, और जो पश्चिम बंगाल के मूल निवासी हैं उनको वो सुविधाएं नहीं दी जा रही थी। अभी पिछले दिनों एक कंप्लेंट भी हुई है, सरेआम कंप्लेंट की गई लोकेट चटर्जी से। एक व्यक्ति ने बताया कि जब मैं राशन लेने के लिए गया, मैंने कहा मैं तो कलकत्ता का ही रहने वाला हूं, मैं तो बंगाल का रहने वाला हूं, मेरे बाप दादा यहां रहते आए हैं और मैं झोपड़ी में रह रहा हूं, मुझे राशन नहीं मिल रहा है। आप जान के हैप रह जाएंगे, टीएमसी के कार्यकर्ता जिनके पास ये राशन देने का लाइसेंस है, कहते हैं उसने कहा कि पहले अपनी बीवी को दिखाओ, अगर आपकी बीवी सुंदर है तो ही आपको राशन मिलेगा। इसका मतलब क्या है? मतलब वही कि जो शाहजहां शेख की मानसिकता है कि जो भी इस तरह के लोग हैं उनकी बीवियों को, उनकी पत्नियों को, उनके बच्चों को, लड़कियों को अपहरण करो, उनके साथ रेप करो, उनका अवैध तस्करी करके बांग्लादेश में पहुंचा दो। ये सब घोटाला चल रहा है और इसीलिए केंद्र सरकार एनआरसी, सीए और जो मैंने अभी पीपीपी बताया, ये तो नई सरकार जब बनेगी, मोदी जी तीसरी बार पीएम बनेंगे, ये लागू होगा। और ममता बनर्जी जितना भी चिल्ला ले, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ कम से कम 25 लोकसभा की सीट जीतने जा रही है, और चुनाव खत्म होने के तत्काल बाद ममता बनर्जी की इन धमकियों का हिसाब वहां की जनता करेगी। ये सरकार भी गिरेगी और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, तो पीपीपी मॉडल लागू होगा और जो गरीब हैं एक्चुअल में उन्हीं को सरकारी सुविधा मिलेंगी। ये जो घुसपैठिए हैं, ये जो रोहिंग्या हैं, इनको इनके देश वापस भेजा जाएगा। उस तक डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, इनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। और ये सब अभी आप चुनाव होने दीजिए, इसके बाद केंद्र सरकार करेगी। तो ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है, उसको दिखाई दे रहा है अपना जनाधार खिसकता हुआ, उसको अपनी सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है। आप में से जो दर्शक पश्चिम बंगाल के हैं वो बताएं जरा कि क्या ममता बनर्जी वाकई में बीजेपी के इस चुनाव प्रचार और बीजेपी के लिए जो लोगों का क्रेज है, जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग खड़े हो रहे हैं, क्या इसी से ममता बनर्जी घबरा गई है? बुरी तरह घबराई हुई ममता बनर्जी, क्या इस बात का अंदेशा उनको हो रहा है कि चुनाव के बाद ये सरकार उनकी गिर सकती है और वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है? क्योंकि कई ममता बनर्जी के विधायक ऐसे हैं जो ममता बनर्जी की इस तुष्टीकरण की नीति से नाराज हैं और वो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं या टीएमसी छोड़ना चाहते हैं। और इसीलिए ये ममता बनर्जी तरह तरह की धमकियां मोदी और अमित शाह को दे रही है, जिस पर ममता बनर्जी के ये जो बयान है इस तरह के कि जान भी चली जाए, ये दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी बुरी तरह डरी हुई है और ये डर हार का बिल्कुल साफ साफ पूरे इंडिया अलायंस के नेताओं में दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।